अभी तक हमने निश्चयवाद और उसके विपरीत विचारधारा संभववाद के बारे में अध्ययन किया। अब इन दोनों के बीच की जो विचारधारा है, जो मध्यम विचारधारा है, उसे नव निश्चयवाद कहा गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नव निश्चयवाद विचारधारा का मूल तत्व यह है कि मानव प्रधान है और ना ही प्रकृति प्रधान, दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि मानव प्रकृति का कहना मानते हुए उस पर नियंत्रण करता है। मैन कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग हर। अतः निश्चयवाद और संभववाद के बीच की जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी कि निश्चयवाद सही है या संभववाद सही है, उसके बीच का जो मध्यम मार्ग अपनाकर ये जो संघर्ष था या ये वैचारिक मतभेद था, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने वैज्ञानिक निश्चयवाद का विचार सामने रखा। उन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी में इस बात पर बल दिया कि वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी। मानव सर्वत्र सक्षम नहीं है, वह कहीं न कहीं प्रकृति के आगे नतमस्तक हो जाता है या उसे होना पड़ता है। ग्रिफिथ टेलर ने ही इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा भी दी। ग्रिफिथ टेलर ने कहा, मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना जा सकता, बल्कि उसकी तुलना महानगर के एक चौराहे पर खड़े मार्ग संचालक से की जा सकती है, जो कि ट्रैफिक की जो गति है उसको परिवर्तित तो कर सकता है, परंतु उसकी दिशा को बदल नहीं सकता। मतलब अगर चौराहे पर कोई पुलिस वाला खड़ा है तो वह आपको थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, थोड़ी देर के लिए आपकी दिशा को कि भाई इधर से होकर नहीं तो इधर से होकर चले जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकता कि आप उल्टे लौट जाओ, आपको इस राजमार्ग से नहीं जाना है, आप वापिस घर जाओ। टेलर का कहना है कि कनाडा के पेरिस प्रदेश में मानव ने खादों का प्रयोग करके उस क्षेत्र का काफ़ी विकास किया, लेकिन मानव बंजर भूमि पर खाद का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार मानव को प्रकृति द्वारा बनाई गई सीमाओं में अपने आप को सामंजस्य करना पड़ता है। टेलर के अनुसार मानव एक स्वतंत्र एजेंट नहीं है, प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ योजना निर्धारित करती है और मानव का कर्तव्य है कि वह इस योजना की सही समीक्षा करे। टेलर ने मानव की चॉइस को उसका बुद्धिमत्तापूर्ण व मूर्खतापूर्ण कदम दोनों बताया, लेकिन बुद्धिमत्ता व मूर्खता मानवीय विचारधारा है। प्राकृतिक वातावरण उसके बारे में कुछ नहीं जानता। प्रकृति में कोई चीज़ या तो संभव है या फिर असंभव, इनको उचित रूप देना मानव का काम है। ये टेलर के विचार थे, जिन्होंने इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी। इसके आगे अगले प्रमुख विद्वान आते हैं जॉर्ज टैथम। इन्होंने नव निश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद प्राग्मेटिक पॉसिबिलिज्म का नाम दिया। इनके अनुसार वातावरण द्वारा प्रदान किए गए सभी अवसर समानता नहीं रखते, मतलब समान नहीं होते सारी अपॉर्चुनिटीज़। किसी अवसर से
लाभ उठाने के लिए मानव को या तो बहुत कम प्रयास करना पड़ता है या फिर बहुत अधिक। कुछ अवसरों से अधिक लाभ प्राप्त होता है और कुछ से कम। प्रकृति ने इस प्रकार का अंतर निर्मित नहीं किया है, यह अंतर मानव की बुद्धि की वजह से होता है। मानव के किसी प्रयत्न से लाभ कम होगा या अधिक, वातावरण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह निर्णय मानव लेता है। नवनिश्चयवाद बताता है कि वास्तव में न तो प्रकृति का ही मानव पर पूरा नियंत्रण है, न ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मानव प्रकृति से सहयोग करे। इस विचार से यह तथ्य भी सामने आता है कि किसी क्षेत्र में संभावनाओं की संख्या कीमत अधिक या कम होती है। मानव की इन संभावनाओं की कीमत पर इसाह बोमेन ने कहा कि मानव अंटार्कटिका में प्रकाश युक्त व आराम युक्त नगर का निर्माण कर सकता है, सहारा मरुस्थल में वर्षा प्रदान करने में सहायक पर्वतमाला का निर्माण कर सकता है, लेकिन क्या यह कदम उसके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे? नहीं। अतः संभावनाओं की सीमा वातावरण की आज्ञाओं द्वारा निर्धारित होती है कि मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितना मूल्य देने में सहमत होता है। इसके अलावा स्पेट ने प्रोबेबिलिज्म या संभाव्यवाद का विचारधारा दी। स्पेट का कहना है कि मानव को बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। उसकी जीत प्रकृति के साथ संघर्ष करने में नहीं, बल्कि उसके साथ समझौता करते हुए अपने आप को स्थापित करने की है। इस प्रकार यह जो तीन प्रमुख विचारधाराएं थी वो पूरी होती है। निश्चयवाद, जिसमें प्रकृति को प्रमुखता दी गई, मानव को उसका दास बताया गया। उसके उलट संभववाद में मानव को प्रमुखता दी गई, मानव को स्वामी बताया गया और प्रकृति को दास बताया गया। और नवनिश्चयवाद में कहा गया कि मानव को प्रकृति द्वारा जो सीमाएं निर्धारित की गई है उसके अंदर कार्य करना पड़ता है, परंतु यह मानव पर निर्भर करता है कि वह उस सीमाओं के अंदर कितनी अधिक प्रगति कर सकता है।